बच्चों नमस्कार। मैं आर डी सिंह बिजनेस स्टडीज। आज हम कराएंगे ई बिजनेस एवं बाह्य सेवाओं का यानी सेवाओं का बाह्यकरण, ई बिजनेस एंड आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। बिजनेस मीनिंग ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस का आज इंटरनेट का जमाना है। दुनिया का आधुनिक व्यापार धीरे धीरे इंटरनेट के साथ जुड़ने लगा है। इससे व्यापार की एक नई धारणा प्रचलन में आई है। इस नई धारणा को ई कॉमर्स या ई बिजनेस कहा जाता है। आज हम इंटरनेट पर अपनी दुकान खोलकर दुनिया भर के इंटरनेट उपभोक्ताओं यानी इंटरनेट यूजर तक पहुंच सकते हैं। इंटरनेट उपभोक्ता घर बैठे ही माल का आदेश यानी ऑर्डर दे सकते हैं, माल की सुपुर्दगी यानी सप्लाई ले सकते हैं और भुगतान भी कर सकते हैं। यहाँ पर यह समझ लेना जरूरी है कि इंटरनेट पर ही माल की सुपुर्दगी या भुगतान कैसे संभव है। पहला, माल की डिलीवरी यानी सुपुर्दगी। सुपुर्दगी के दृष्टिकोण से माल दो प्रकार का हो सकता है। वह माल जिसकी सुपुर्दगी तुरंत कंप्यूटर सेट पर प्राप्त की जा सकती है, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, विमानों के टिकट, होटल आरक्षण, टेप, सीडी, सूचनाएं, पुराने समाचार पत्र या अन्य प्रकाशन आदि। इसे ऑनलाइन व्यवहार यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कहते हैं। दूसरा है इसमें वह माल जिसकी सुपुर्दगी तुरंत कंप्यूटर सेट पर प्राप्त नहीं की जा सकती, जैसे यदि हम एक कार को खरीदना चाहते हैं तो विभिन्न दुकानों पर जाकर कार और उससे संबंधित जानकारियां इकट्ठी करने के स्थान पर इंटरनेट पर ही हम यह सब कुछ जान सकते हैं और फिर ऑर्डर दे सकते हैं। लेकिन इंटरनेट पर कार की सुपुर्दगी संभव नहीं है। कुछ ही समय के बाद डीलर कार लेकर आपके घर आ जाएगा। इससे आदेश की भौतिक सुपुर्दगी यानी फिजिकल डिलीवरी कहते हैं इसको। दूसरा आता है भुगतान विधि, पेमेंट मशीन्स। इंटरनेट के माध्यम से भुगतान की क्रिया यानी भुगतान भी किया जा सकता है। इसका माल का क्रेता आदेश के साथ ही बैंक द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड का नंबर देकर भुगतान कर सकता है। इस भुगतान पद्धति को इलेक्ट्रॉनिक फंड हस्तांतरण यानी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर EFT कहते हैं। ऑनलाइन व्यवहार का कह सकते हैं। जी इंटरनेट सॉफ्टवेयर बनाने वाली एक मशहूर कंपनी नेटस्केप कैलिफोर्निया के सनीवेल स्थित अपने कार्यालय के कुछ कंप्यूटर पर यानी मुख्य कंप्यूटर पर लगभग हर मिनट दुनिया के अलग अलग हिस्सों में सॉफ्टवेयर का ऑर्डर प्राप्त करती है। अब आता है ई कॉमर्स का अर्थ। ई कॉमर्स का अभिप्राय एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से है जिसके अंतर्गत सभी वाणिज्यिक क्रियाएं यानी कॉमर्शियल एक्टिविटीज को इंटरनेट के माध्यम से पूरा किया जाता है। वाणिज्यिक क्रियाओं में माल के बारे में जानकारी प्राप्त करना, आदेश देना, सुपुर्दगी लेना, भुगतान करना आदि सम्मिलित है। इस पद्धति के अंतर्गत वस्तुएं, सूचना और सेवाओं सभी का क्रय विक्रय संभव है। अब आता है ई बिजनेस एवं ई कॉमर्स एवं ई बिजनेस। क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस का ही एक अंग है, इसलिए निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि ई बिजनेस का क्षेत्र ई कॉमर्स से बड़ा है यानी विस्तृत है। ई बिजनेस के अंतर्गत ई कॉमर्स के अतिरिक्त उद्योग से संबंधित क्रियाएं जैसे उत्पादन, स्टॉक प्रबंध, उत्पाद विकास, लेखांकन, वित्त तथा मानव संसाधन है सभी को सम्मिलित किया जाता है। जबकि ई कॉमर्स का अर्थ इंटरनेट के माध्यम से क्रय विक्रय करना है। ई बिजनेस का क्षेत्र, स्कोप ऑफ ई बिजनेस
क्षेत्र को इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार करने वाले पक्षकारों की दृष्टि से समझा जा सकता है। ई बिजनेस के क्षेत्र को निम्नलिखित में सम्मिलित किया जाता है। पहला है B2B कॉमर्स यानी बिजनेस टू बिजनेस कॉमर्स। दूसरा है B2C कॉमर्स यानी बिजनेस टू कस्टमर कॉमर्स। दूसरा है एंट्रा बी कॉमर्स विद इन बिजनेस कॉमर्स। और चौथा है C2C कॉमर्स यानी कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स। अब आइए इनको अलग अलग हम समझते हैं। B2B कॉमर्स का अर्थ उस व्यावसायिक क्रिया से है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यवहार को करने वाले दोनों पक्षकार फर्मों यानी फर्में अथवा व्यावसायिक इकाइयां होती हैं। जैसे दोनों फर्मों में से एक उत्पादन करने वाली तथा दूसरी कच्चा माल सप्लाई करने वाली हो सकती है। माल के बारे में पूछताछ करना, आदेश देना, भुगतान करने का काम इंटरनेट पर ही किया जाता है। अब दूसरा आता है B2C कॉमर्स यानी B2। इसके अंतर्गत एक पक्षकार फर्म होती है तथा दूसरा पक्षकार ग्राहक होता है। एक और ग्राहक घर बैठे ही इंटरनेट पर अपनी मनपसंद वस्तुओं की जानकारी प्राप्त कर सकता है, आदेश दे सकता है और कुछ मदों का इंटरनेट पर ही प्राप्त भी कर सकता है और भुगतान भी कर सकता है। ग्राहक यह काम 24 घंटे कर सकता है। दूसरी ओर फर्म किसी भी समय सर्वेक्षण कर सकती है कि कौन क्या खरीद रहा है और ग्राहक की संतुष्टि का क्या स्तर है। आजकल कॉल सेंटर के माध्यम से हर समय फर्मों के बारे में अनेक जानकारियां उपलब्ध रहती हैं। तीसरा आता है एंट्रा बी कॉमर्स। इसके अंतर्गत व्यावसायिक क्रिया में सम्मिलित दोनों पक्षकार एक ही व्यवसाय के दो व्यक्ति अथवा विभाग होते हैं। जैसे एक फर्म का विज्ञापन विभाग इंटरनेट के माध्यम से लगातार उत्पादन विभाग से संपर्क में रहता है ताकि ग्राहकों की इच्छा अनुसार उत्पादन किया जा सके। इसी प्रकार विभिन्न ब्रांचों में स्टॉक की अतिशीघ्र जानकारी प्राप्त की जा सकती है। सेवी वर्गीय विभाग यानी पर्सनल डिपार्टमेंट द्वारा कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण आदि का कार्य भी बड़ी आसानी से किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है C2C कॉमर्स। इसके अंतर्गत व्यवसायिक क्रियाओं में सम्मिलित दोनों पक्षकार ग्राहक होते हैं। दोनों पक्षकार ग्राहक होने के कारण ही इसे कस्टमर टू कस्टमर कॉमर्स कहा जाता है। इसकी आवश्यकता उन वस्तुओं के क्रय विक्रय के लिए होती है जिसके लिए पहले से स्थापित बाजार एस्टेब्लिश्ड मार्केट नहीं होते। जैसे पुराने कपड़ों या पुरानी किताबें, इसमें नकदी के आधार पर बेचा जाता है अथवा वस्तुओं को बदले में वस्तुओं के आधार पर। इंटरनेट के माध्यम से विक्रेता ग्राहक को विश्व स्तर पर क्रेता उपलब्ध हो जाते हैं और इस व्यवस्था में वस्तुओं का भुगतान के लिए प्राय पेपाल की सहायता ली जाती है। क्रेता वस्तुओं का भुगतान की जाने वाली राशि पेपाल के पास जमा करवा देते हैं और पेपाल विक्रेता को यह सूचना देता है कि वस्तुओं का मूल्य उसके पास जमा है, जो सुपुर्दगी के तुरंत बाद आपको दे दिया जाएगा। इस प्रकार क्रेता को माल की सुपुर्दगी न मिलने पर जोखिम समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट आता है ई कॉमर्स या ई बिजनेस के लाभ। ई कॉमर्स या ई बिजनेस के लाभ, पहला है विश्व स्तर पर पहुंच, वर्ल्ड वाइड रीच। जो व्यावसायिक ई बिजनेस से जुड़े होते हैं उनकी पहचान विश्व स्तर पर होने लगती है। इससे उनके बाजार का विस्तार होता है, नए ग्राहक उनके संपर्क में आते हैं, फलस्वरूप इसकी बिक्री में वृद्धि होती है। दूसरा है पूर्ति श्रृंखला में कमी, शॉर्टनिंग द सप्लाई चेन। जब से ई बिजनेस अस्तित्व में आई है, मध्यस्थ यानी थोक व्यापारी और फुटकर व्यापारी लुप्त होते जा रहे हैं यानी छुपते जा रहे हैं। इससे पूर्ति श्रृंखला सिकुड़ने लगी है। जब अधिकतर उत्पादन सीधे ही
उपभोक्ताओं से संपर्क स्थापित करने लगे हैं। इसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को माल कम मूल्य पर प्राप्त होता है और उत्पादकों को उपभोक्ताओं से अनेक जानकारियां आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट आता है सरल वितरण प्रक्रिया, इजी डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। ई बिजनेस के अंतर्गत अनेक सेवाओं सूचनाएं कंप्यूटर पर ही प्राप्त की जाती हैं। इससे वितरण प्रक्रिया सरल हो जाती है और इसकी लागतें भी कम आती हैं। शंकाओं का तुरंत समाधान, क्विक सॉल्यूशन टू दी डाउट। ई बिजनेस का आधार इंटरनेट है। इंटरनेट के माध्यम से उपभोक्ता व अन्य व्यवसायी अपनी शंकाओं का तुरंत समाधान कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है नए उत्पाद को लाने में आसानी, इजी टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट्स। ई बिजनेस के माध्यम से कोई भी कंपनी अपने उत्पाद को आसानी से बाजार में ला सकती है। इंटरनेट पर उत्पाद के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध करा दी जाती है। इस प्रकार उपभोक्ता व अन्य व्यवसायियों को घर बैठे ही अनेक नए उत्पादों की जानकारी प्राप्त रहती है। कर्मचारी लागत में कमी, लेस पर्सनल कॉस्ट। ई बिजनेस से आवश्यक कर्मचारियों की संख्या में कमी आई है, क्योंकि एक ही कंप्यूटर अनेक कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले काम को अधिक तेजी से और शुद्धता से कर सकता है। इससे कर्मचारियों पर होने वाले खर्च में कमी आई है। समय की बचत, सेविंग ऑफ टाइम। अब उपभोक्ताओं को सामान खरीदने के लिए बाजार में नहीं घूमना पड़ता। घर बैठे ही विभिन्न दुकानों पर उपलब्ध माल की जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार समय की बचत होती है। भुगतान की जोखिम में कमी, लेस रिस्क इन पेमेंट। ई बिजनेस के माध्यम अंतर्गत बैंक द्वारा जारी किए गए क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इंटरनेट पर ही सुविधा भुगतान किया जा सकता है। इस प्रकार धन का हस्तांतरण में होने वाली जोखिम में कमी आई है। दूर दराज के क्षेत्रों में वस्तुएं और सेवाओं उपलब्ध, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज अवेलेबल इन रिमोट एरियाज। ई बिजनेस से ऐसे क्षेत्रों में भी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध होने लगी जहां आसपास बाजार नहीं है। अब आता है सेवाओं का बाह्यकरण, आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज एंड बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। सबसे पहले कॉन्सेप्ट में हम कह सकते हैं कि व्यवसाय को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए अनेक क्रियाएं करनी होती हैं, जैसे उत्पादन, क्रय विक्रय, वित्तीय प्रबंध, विज्ञापन, पत्र व्यवहार, उधार एकत्रित करना, ग्राहकों को विक्रय के बाद सेवा प्रदान करना। इसमें कुछ क्रियाएं तो ऐसी हैं जो प्राय स्वयं व्यवसायी संस्था द्वारा ही संपन्न की जाती हैं, जैसे उत्पादन और क्रय विक्रय। कुछ अन्य क्रियाएं ऐसी हैं जिन्हें पूरा करने के लिए व्यावसायिक संस्था के पास दो विकल्प होते हैं। पहला, संगठन के अंदर ही पूरा किया जाए उनको, यानी फुलफिलमेंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा है संगठन के बाहर पूरा किया जाए, फुलफिलमेंट आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। जब व्यवसाय का पैमाना छोटा था तो व्यवसाय की ये सभी क्रियाएं करने के लिए संगठन के अंदर ही इंतजाम कर लेते थे, लेकिन व्यवसाय का पैमाना बढ़ने के साथ अब यह काम काफी कठिन हो गया है। कोई भी संगठन इतना सक्षम नहीं है कि वह इन सभी क्रियाओं में विशिष्टता यानी स्पेशलाइजेशन प्राप्त कर ले। अतः आज अनेक क्रियाओं को करने वाली कठिनाइयों को दूर करने और विशिष्टीकरण के लाभ प्राप्त करने के लिए इन सेवाओं को संगठन के बाहर से प्राप्त किया जाने लगा है। इसे ही सेवाओं का बाह्यकरण कहते हैं। इसका अर्थ बाह्यकरण, इसका अभिप्राय व्यवसाय को सफलतापूर्वक या न्यूनतम लागतों पर चलाने हेतु कुछ सेवाओं को संगठन के बाहर से प्राप्त करना है। It refers to obtaining some services
from outside the organization in order to sum the business successfully and in not effective manner। सेवाओं के बाह्यकरण की प्रकृति निम्नलिखित तत्वों से स्पष्ट हो जाती है। सेवाओं का संगठन के बाहर उपलब्ध होना, अवेलेबल ऑफ सर्विसेज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। सेवाओं के बाह्यकरण के अंतर्गत व्यावसायिक संगठनों को सेवाएं बाहर से प्राप्त होती हैं। कुछ कंपनियां कुछ विशेष सेवाएं प्रदान करने के लिए स्थापित की जाती हैं, जैसे उधार एकत्रित करने वाली एजेंसी, डेब्ट कलेक्टिंग एजेंसी विभिन्न कंपनियों के देनदारों से रुपया एकत्रित करने का काम करती है। विशिष्टीकृत सेवाएं, स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, क्योंकि एक कंपनी प्राय एक ही प्रकार की सेवा उपलब्ध करवाती है, इसलिए उस विशेष सेवा में उसको विशेषता प्राप्त हो जाती है। इससे सेवाओं की क्वालिटी पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है सेवाओं की सस्ती विधि, चीपर सोर्स ऑफ सर्विस। सेवाओं के बाह्यकरण की प्रकृति सस्ती सेवाएं उपलब्ध कराने की है। एक ही प्रकार की सेवाओं को बड़े स्तर पर यानी व्यापार डीलिंग करने के कारण ये सेवाएं सस्ती दर पर उपलब्ध की जाती हैं। प्रयोग करने वाले की कुशलता में वृद्धि, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी ऑफ यूजर। अनेक सेवाएं संगठन के बाहर से प्राप्त हो जाने के कारण इन्हें प्रयोग करने वाली अपने मुख्य व्यवसाय पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। इससे प्रयोग करने वाले की कुशलता में वृद्धि होती है। अब आता है सेवाओं के बाह्यकरण की आवश्यकता, नीड ऑफ आउटसोर्सिंग ऑफ सर्विसेज। इसकी आवश्यकता क्यों है? अच्छी क्वालिटी की सेवाएं प्रदान करना, ऑब्टेनिंग गुड क्वालिटी सर्विसेज। एक ही कंपनी के अनेक क्रियाएं में विशिष्टीकरण नहीं हो सकता। यदि कोई कंपनी सभी क्रियाओं को स्वयं पूरा करने की कोशिश करती है तो प्रदान की जाने वाली सेवाओं की क्वालिटी पर विपरीत प्रभाव पड़ने लगता है। इस कठिनाई से बचने के लिए सेवाओं का बाह्यकरण अथवा सेवाओं का बाहर से प्राप्त करने की आवश्यकता महसूस होती है। दूसरा है सेवाओं में स्थायी विनियोग से बचना, अवॉइडिंग फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट इन सर्विसेज। यदि कोई कंपनी ये सेवाएं संगठन के अंदर ही उपलब्ध करती है तो उसे इसके लिए अलग अलग विभागों की स्थापना करनी होगी, जिस पर भारी स्थायी विनियोग करना पड़ता है। बाजार में ये सेवाएं बहुत कम लागत पर बिना कुछ विनियोग किए उपलब्ध रहती हैं, अतः ऐसा न्याय संगत लगता है कि इन सेवाओं को कंपनी के बाहर से ही प्राप्त कर लिया जाए। तीसरा है व्यवसाय को सुविधापूर्वक ढंग से चलाना, स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस। सेवाओं के बाह्यकरण की आवश्यकता व्यवसाय को सुविधापूर्वक तरीके से चलाने के लिए होती है। व्यवसाय का ध्यान अनेक छोटी छोटी क्रियाओं से हटकर मुख्य क्रिया की ओर केंद्रित हो जाता है। इससे पूरा व्यवसाय बढ़िया तरीके से चलता है। अब आता है इसकी प्रकार, बाह्य सेवाओं के प्रकार, टाइप ऑफ आउटसोर्सिंग सर्विसेज। आधुनिक व्यवसाय में अनेक प्रकार के बाह्य सेवाओं का प्रयोग किया जाता है। इसमें वित्तीय सेवाएं यानी फाइनेंशियल सर्विसेज, विज्ञापन संबंधी सेवाएं एडवर्टाइजिंग सर्विसेज, और पत्र वाहक या कुरियर सेवाएं कुरियर सर्विसेज, ग्राहक सहायता सेवाएं कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। इन सभी बाह्य क्रियाओं की विस्तृत व्याख्या इस प्रकार कर सकते हैं। वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल वित्तीय सेवाओं का अभिप्राय ऐसी बाह्य सेवा से है जिस किसी न किसी रूप में कंपनी की वित्त प्रबंध में सहायता करती है। इन सेवाओं को दो महत्वपूर्ण उदाहरण दे सकते हैं हम, यानी फैक्टरिंग सुविधा। फैक्टरिंग यह वित्त व्यवस्था फाइनेंसिंग अरेंजमेंट का एक आधुनिक साधन है। इससे अंतर्गत फैक्टरिंग एजेंसी विक्रेताओं को उनके उधार विक्रय पर अग्रिमी धन उपलब्ध करवाती है और देनदारों से भुगतान एकत्रित करने का काम भी करती है। अपनी सेवाओं के बदले फैक्टरिंग एजेंसी कमीशन व ब्याज प्राप्त करती हैं। जिस व्यवसाय में यह सुविधा उपलब्ध है उसमें उधार विक्रय में अनेक पूंजी
नहीं लगानी पड़ती। दूसरा आता है सौदागर बैंकिंग सेवाएं यानी मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज। कुछ वर्ष पूर्व तक अंश व ऋण पत्र जारी करने से संबंधित सारी कार्रवाई कंपनी को स्वयं ही करनी पड़ती थी। इस कार्रवाई में प्रविवरण पत्र यानी प्रोस्पेक्टस की विषय सामग्री तैयार करना, प्रार्थना पत्र यानी एप्लीकेशन फॉर्म छपवाना और वैधानिक कार्रवाई पूरी करना, प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध यानी लिस्टेड करवाना और अंश जारी करने के लिए रजिस्ट्रार की नियुक्ति करना और अभिगोपाल यानी अंडरराइटर की नियुक्ति करना आदि समझते हैं। अब ये सभी कार्य सौदागर बैंक यानी मर्चेंट बैंक द्वारा कराए जा सकते हैं। भारत में अनेक वाणिज्य बैंक यानी कॉमर्शियल बैंक सौदागर बैंक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। दूसरा आता है विज्ञापन संबंधी सेवाएं, एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। आज बाजार में अनेक ऐसी एजेंसियां स्थापित हो चुकी हैं जो विभिन्न व्यावसायिक संस्थाओं की विज्ञापन संबंधी सेवाएं प्रदान करती हैं। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था अधिक से अधिक लाभ अर्जित करना चाहती हैं और अधिक बिक्री से ही हो सकता है। ऐसा तभी संभव है जब एडवर्टाइजिंग अच्छी तरह से हो जाए। पत्रवाहक यानी कुरियर सेवाएं। कुछ वर्ष पहले पत्र यानी लेटर्स, प्रलेख, डॉक्यूमेंट्स, पार्सल ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए सरकारी डाक घर की आवश्यकता यानी सहायता ली जाती थी। इस सेवा का लाभ उठाने के लिए डाकघर में जाना जरूरी है और सेवा महंगी भी है। आज यह सेवा एक सुधरे हुए रूप में उपलब्ध है। कुछ निजी व्यक्ति कोरियर कंपनी स्थापित करके यह सेवा प्रदान कर रही हैं। डाक कोरियर कंपनी के कार्यालय में भी भेजी जा सकती है। ग्राहक सहायता सेवाएं, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। ग्राहक को व्यवसाय का देवता माना जाता है। यदि ग्राहक खुश है तो इसको सफलता निश्चित है। ग्राहकों को खुश कैसे किया जाए? ग्राहकों को खुश करने के लिए उन्हें अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ती हैं, जैसे घर पर माल की सुपुर्दगी करना, होम डिलीवरी सर्विस और विक्रय के बाद सेवा करना, आफ्टर सेल सर्विस आदि। कुछ समय पहले ये सेवाएं कंपनी स्वयं ही करती थी, लेकिन आजकल अनेक एजेंसियां इस काम करती हैं। अब आता है नेक्स्ट ज्ञान प्रक्रिया वहीकरण, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग के यानी केपीओ का अभिप्राय व्यवसाय को सफलतापूर्वक व न्यूनतम लागतों पर चलाने के लिए उच्च स्तरीय ज्ञान की जरूरत वाले कार्य संगठन के बाहर से कराने से है। यह बीपीओ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग का ही एक उच्च स्तरीय कदम है। यहाँ एक और बीपीओ के अंतर्गत प्रक्रिया विशेषज्ञता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, वहीं दूसरी ओर केपीओ के अंतर्गत ज्ञान विशेषता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। बीपीओ के अंतर्गत किसी समस्या को हल करने का पूर्व निर्धारित मार्ग होता है, लेकिन केपीओ के अंतर्गत निर्णय तक पहुंचने का कोई निर्धारित मार्ग नहीं होता, बल्कि यह संबंधित व्यक्तियों को स्वयं ही विकसित करना पड़ता है। बीपीओ क्षेत्र में जॉब प्राप्त करने के लिए ज्ञान नॉलेज यानी तीव्र प्रवाह यानी फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकिंग बोलना जरूरी है, और दूसरी ओर केपीओ क्षेत्र की कंपनियां विशेष ज्ञान यानी स्पेशलाइज्ड नॉलेज, इंग्लिश बोलना, मनोवृत्ति यानी एटीट्यूड और कार्य अनुभव एक्सपीरियंस आदि पर विशेष ध्यान देती है। प्राय केपीओ तथा बीपीओ क्षेत्र के निम्नलिखित सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। केपीओ के अंतर्गत आने वाली सेवाएं सर्विसेज यानी ये है, यानी केपीओ के अंतर्गत आने वाली, और बीपीओ के अंतर्गत यानी शोध एवं विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये है केपीओ के अंतर्गत। बिजनेस एंड टेक्निकल एनालिसिस, एनिमेशन डिजाइन और बिजनेस एंड मार्केट रिसर्च और फॉर्मेट, मेडिकल सर्विस ये सब, लीगल सर्विस ये सब, डाटा एनालिसिस, नेटवर्क मैनेजमेंट, ट्रेनिंग एंड इधर ये सब आते हैं केपीओ के अंतर्गत। और फैक्टरिंग सुविधा, फैक्टरिंग फैसिलिटी
ये आती हैं बीपीओ के अंतर्गत। मशीन बैंकिंग सर्विस, ये भी बीपीओ के। एडवर्टाइजिंग सर्विस बीपीओ, और कोरियर सर्विस, ग्राहक सेवाएं सर्विस, और व्यवसाय प्रोसेसिंग यानी ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेसेस, और ये सब इसके अंतर्गत। टेक्निकल सपोर्ट, ये सब आती हैं बीपीओ के अंतर्गत, सर्विस कोड बीपीओ। ठीक है। अब केपीओ की आवश्यकता क्या? आवश्यकता, आज की प्रतियोगितावादी वातावरण में कंपनियां अधिक धन उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान दे रही हैं, जबकि अन्य सभी प्रकार के संगठन से बाहर से पूरा करवाया जा रहा है। कंपनियां यह महसूस कर रही हैं कि कम महत्वपूर्ण क्रियाएं को संगठन के बाहर से पूरा करवाकर केवल लागतों को में कमी व कुशलता में वृद्धि ही नहीं होती, बल्कि पूरे व्यवसाय में सुधार होता है। इसका मुख्य कारण यह है कि केपीओ की सहायता से पर कंपनियों का सारा धन और शक्ति मुख्य क्रियाओं की ओर संचालित होती है। भारतीय केपीओ क्षेत्र यानी इंडियन केपीओ सेक्टर, भारत में बीपीओ क्षेत्र की सफलता के फलस्वरूप केपीओ क्षेत्र का उदय हुआ है। भारत में बीपीओ क्षेत्र से विदेशी कंपनियों को जो भारी लाभ प्राप्त हुए हैं, उन्हीं से प्रोत्साहित होकर वे कंपनियां उच्च स्तरीय ज्ञान की जरूरत वाली क्रियाओं के लिए भी भारत की ओर देखने लगी हैं। लागतों में बचत, कार्यात्मक कुशलताएं, उच्च कौशल प्राप्त मानक शक्तियां उपलब्ध हैं। केपीओ की विशेषताएं, यह बीपीओ के अलग कदम है। बीपीओ का अलग कदम है। यह प्रक्रिया विशेषज्ञता यानी प्रोसेस एक्सपर्टिस की अपेक्षा ज्ञान विशेषता यानी नॉलेज एक्सपर्टिस पर ध्यान केंद्रित करती है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि बी की जगह के ले रहा है, अतः दोनों ही क्षेत्र में प्रचलन रहेंगे। यह बीपीओ क्षेत्र की सफलता का परिणाम है। यह क्षेत्र प्राथमिकता में द्वितीय स्तरीय उच्च स्तरीय ज्ञान की आवश्यकता वाली सभी क्रियाओं को पूरा करता है। इसके अंतर्गत अंतिम निर्णय पर पहुंचने से पहले कोई पूर्व निर्धारित मार्ग नहीं होता। धन्यवाद। नेक्स्ट उसमें क्वेश्चन देंगे तो हाँ भाई, और याद भी करते रहो इनको। धन्यवाद।